हेलो फ्रेंड्स, मिल्लत आईएएस में आप सभी का वेलकम है। मैं कनीज फातिमा करेंट अफेयर्स के एमसीक्यू के सेशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। हमारा सेशन बहुत अच्छा जा रहा है फ्रेंड्स। प्लीज़ हमारे साथ रहिए, शेयर और लाइक करना ना भूलें। नए व्यूवर्स सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हमारा 11th सेशन है फ्रेंड्स। हम लोग आज एमसीक्यू के थ्रू 11th सेशन में आ गए हैं करंट अफेयर्स के। आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन 11th सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वेट अ मिनट। अभ्यारण्य दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। 1 और 2, 1 और 3, केवल 2, 1 और 2, 1, 2 और 3, तीनों। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने 9th सेशन में भी किया था कि कोटी गोवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है या फिर नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये दोनों अगर आपको पता होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी एक फेमस है वन्यजीव अभ्यारण्य है, लेकिन देखते हैं। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स ये कर्नाटक में नहीं है, ये गोवा में है। 1 कट हो गया। अगर 1 कट हो जाता है तो तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, केवल बचेगा सी जिसमें 2 है, जो कि ये है कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गोवा में है, बिल्कुल सही। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये झारखंड में है। झारखंड के सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए ये सी है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी गोवा के सुंगुम तालुका में काली नदी के बेसिन में स्थित है। इस अभ्यारण्य के उत्तर में भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए फ्रेंड्स, और दक्षिण में कोटिगांव वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पे 2 और हैं, इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में। ये नेत्रावली बीच में, ये याद रखें फ्रेंड्स। 2 है यहाँ पर, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और दक्षिण में कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये दोनों हो गया यहाँ पे। नेत्रावली या नेतुरली, देखिए फ्रेंड्स, इसे नेतुरली भी कहते हैं हम लोग। जुआरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका उद्गम इस अभ्यारण्य में होता है और इसका उद्गम स्थल भी यही है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। जुआरी नदी में होता है। जुआरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है नेत्रा या नेरुली। नेत्रावली नदी के बारे में बात कर रहा है और ये इसका उद्गम स्थल भी यही अभ्यारण्य है, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य दक्षिणी गोवा में के कैनाकोना तालुका में स्थित है। ये पहले भी मैंने बता चुका है आप लोगों को, लेकिन अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं सेशन तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। दूसरा सही है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए फ्रेंड्स, झारखंड राज्य के दलमा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं पर स्थित है। यह झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम में सरायकेला खरसावां जिलों में लगभग 195 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हाथी के लिए फेमस है फ्रेंड। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हाथी है यहाँ पे अधिक मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 2, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, जिसे हम लोग FRBM बोलते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ओके, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं क्या बोला गया है। FRBM अधिनियम में राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा दोनों को शून्य स्तर पर लाने संबंधी प्रावधान किया गया है। क्या ऐसा है? राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। ओके फ्रेंड्स, स्कैप क्लॉज का प्रावधान सरकार को कुछ आधारों का हवाला देते हुए वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार करने की अनुमति देता या दे सकता है। कौन सा सही है हमें ये बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो देखिए फ्रेंड्स, जहां तक अभी तक FRBM 2003 में तैयार किया गया था, उसे इंट्रोड्यूस किया गया या लागू किया गया 2004 जुलाई मंथ में 2004 में। ओके फ्रेंड्स, तो इसका फिस्कल डेफिसिट या फिर राजस्व घाटा जो है ये शून्य नहीं है, शून्य तक जा भी नहीं सकता है। इसको 2023 तक
2.5 करने का है, और अभी 2018 to 20 जो कि इसका फिस्कल डेफिसिट का ईयर तय किया गया है उसमें 3% की बात की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो जीरो तो दोनों हाल में नहीं है। एक में 2023 तक हमें करना है 2.5%, और अभी रिसेंटली 2018 to 2020 का जो टारगेट है वो है 3%। ओके फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। एस्केप क्लॉज का प्रावधान सरकार के को कुछ आधारों का हवाला देते हुए ये बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 0.5% का इधर उधर ये जाता है फ्रेंड्स, मतलब जो अनुमान लगाया गया है उसके आर पार देखा जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। आइए ऑप्शन आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बी है, ये बिल्कुल सही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व को बजट और बजट प्रबंधन FRBM में राजकोषीय घाटे, देखिए फ्रेंड्स, राजकोषीय मतलब फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 3% तक सीमित रखने। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला ये 2018 to 2020 के लिए जीडीपी का 3% रखने हैं तथा राजस्व घाटे को शून्य स्तर पर लाने का प्रावधान किया गया है। राजस्व घाटा आएगा लेकिन यहाँ फिस्कल डेफिसिट नहीं आएगा। रेवेन्यू डेफिसिट 0% लाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट नहीं, उसे कम करना है। और ये 3% याद रखें फ्रेंड्स, मैंने आपको दो फैक्ट दिए हैं। 2018 to 20 का 3% है और 2023 तक ये जीडीपी का 2.5% होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात याद रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट वाइज ये गलत हो सकता है अगर आपको इसके बारे में नॉलेज, ये बारीक वाली नॉलेज अगर ना हो तो। FRBM अधिनियम की धारा देखिए 4(2) जिसके तहत एस्केप क्लॉज का प्रावधान किया गया है, केंद्र सरकार कुछ आधारों का हवाला देते हुए वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को क्रॉस कर सकता है। तो ये क्रॉस कर सकता है, मैंने बताया आपको, इसमें भी डेटा है 0.5% मार्जिन दिया जाता है फ्रेंड। और ये 3 पर जो लाएगा ये 2008 में 2003 और में बना और 4 में जो लागू किया गया, उसके बाद 2008 में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सब रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, के सिन्हा आई थिंक कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ये सब किया जा रहा है। जब आपातकाल स्थिति होगी अगर देश में, तो उस समय इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, इसमें ये ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, इसे आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये सब थोड़ा माइन्यूट वर्ड्स हैं या फिर लाइंस हैं जो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। वज्रयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में बौद्ध धर्म के एक उप संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ, क्या ये बात है? यह बौद्ध शिक्षाओं में तांत्रिक विचारों के विकास को प्रतिबिंबित करता है। इसका उद्भव संभवतः बौद्ध धर्म की महायान परंपरा से हुआ है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ इतना पता हो कि बौद्ध धर्म का अस्तित्व में कब आया या बौद्ध धर्म भारत में कब आया, तो आप उससे इसे आंसर कर सकते हैं। ये प्रथम शताब्दी बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ये 6ठी-7वीं शताब्दी की बात है। तो प्रथम शताब्दी अगर नहीं है तो ये ऑप्शन यही गलत हो जाता है, और अगर ये गलत हो जाता है ये स्टेटमेंट, तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सारे गलत हो जाते हैं। बचे हमारे सिर्फ 2 और 3। अगर आपको ये बौद्ध शिक्षाओं या तांत्रिक विचारों के बारे में नहीं पता है तो भी आप, और ये वज्रयान तो बिल्कुल महायान परंपरा से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। तो अगर आपको ये 2 नहीं भी पता है, 3 पता है या 1 ही पता है, तो आप आंसर आराम से कर लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर किए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज भी जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, बी इसका ऑप्शन है जिसमें 2 और 3 है। वज्रयान बौद्ध धर्म का एक रूप है। यह देखिए फ्रेंड्स, 6ठी से 7वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म के वज्रयान पंथ का विकास हुआ। बौद्ध मठों में सुविधा भोगी लोगों का वर्चस्व हो गया, जिससे मठ भ्रष्ट प्रथाओं के केंद्र बन गए। मतलब अब मठों में जो बोलते हैं सो कॉल्ड, एक बोला जाए लालची लोगों का या फिर भ्रष्ट लोगों से भरने लगा, इसलिए इसकी प्रथा मतलब खतरे में पड़ने लगी। इस टाइप का इसमें बात किया गया है, जिनका गौतम बुद्ध ने निषेध किया। तो इन्हें ही रोकने के लिए गौतम बुद्ध ने आगे बढ़ा था। बौद्ध धर्म के इस नए रूप को वज्रयान के नाम से जाना गया, इसे ही वज्रयान के रूप में जाना गया। मठों में
कुछ गड़बड़ या फिर वहां पे कुछ गलती, वहां का मठों का दुरुपयोग होने लगा था, उसे ही वज्रयान का नाम से जाना जाता है। इस बात को बस याद रखेंगे तो भी आंसर कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का वज्रयान रूप कर्म कांडों एवं धर्म प्रतीकों से भरा पड़ा था। उत्तरी भारत में बौद्ध विश्वविद्यालयों की शिक्षाओं में तांत्रिक विचारों को सम्मिलित किया जाने लगा, जिनमें से अधिकांश आत्मज्ञान की खोज पर केंद्रित है। वज्रयान का उद्भव संभवतः बौद्ध धर्म की महायान परंपरा से हुआ है। आत्मज्ञान के पथ को प्रदर्शित करने हेतु यह एक जटिल दार्शनिक एवं कर्मकांडीय व्यवस्था पर आधारित है। इन कर्मकांडों में विशेष रूप से ध्यान पर आधारित बल दिया जाता था, जिनमें भौतिक और आध्यात्मिक संसार को जोड़ने वाली तांत्रिक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बहुत अच्छे से सारे मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 11th क्लास में भी आपका क्लियरली बताया गया है एनसीईआरटी की बुक्स, ये सब बेसिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। यह बताना है उपयुक्त अधिनियमों या अधिकरणों में से कौन से रासायनिक आपदा प्रबंधन से संबंधित है, हमें ये बताना है। 2 और 3 याद रखेंगे फ्रेंड्स। केमिकल, रासायनिक 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स देखिए, बीमा ये तो रहता ही है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील ये भी बिल्कुल है, हरित और हमें अगर डाउट होगा तो 1 और 4 में होगा, लेकिन अगर रासायनिक आपदा की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है वो पर्यावरण से संबंधित होगा। और ये जब बनाया गया है फ्रेंड्स, ये रासायनिक आपदा की बात की जा रही है, इससे पहले जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये उसी बेस पर ये सब काम किए गए हैं। ओके, तो ये चारों बिल्कुल सही है। आइए आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डी बिल्कुल सही है। भोपाल गैस, देखिए मैंने बोला आपको, भोपाल गैस त्रासदी जो 1985 में हुई थी के तुरंत बाद सरकार ने पर्यावरण को विनियमित करने तथा सुरक्षा उपायों एवं दंडों को निर्दिष्ट करने संबंधी कई कानूनों को पारित किया। इनमें से कुछ निम्नलिखित थे। जो उस टाइम हुआ था त्रासदी के बाद कानून बनाए गए थे, उनमें से कुछ ये भी है, याद रखेंगे। भोपाल गैस रिसाव यानी कि दावों का निपटान अधिनियम, भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985, सबसे पहले तो यही बना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, मतलब जो भी नुकसान हो या जो भी हो, कंपनी का जान माल जो भी हो, उसके लिए बीमा अधिनियम लाया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम ये 2010 सबसे लेटेस्ट है फ्रेंड, ये याद रखेंगे। चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 वन लाइनर है और बिल्कुल भी बहुत इजी है। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, पैट स्कीम। परफॉर्म करिए, अचीव करिए, ट्रेड करिए। परफॉर्म करके दिखाइए, उसके बाद आपका अचीवमेंट मिलेगा, आप कितने सक्सेस हुए, उसके बाद आपको ट्रेड करने के लिए परमिशन मिल जाएगी। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री व्यापार, कृषि, वन्य उत्पाद या ऊर्जा। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेड है तो जरूरी नहीं है कि व्यापार से जुड़ा हो, तो ये गलत है। कृषि से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है ये। वन्य उत्पाद और ऊर्जा, तो वन्य उत्पाद ऐसा कोई नाम हम लोग सुने नहीं है इसके लिए, पैट के लिए, या ऊर्जा से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, एनर्जी से। देखिए ये डी है, बिल्कुल सही है। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, ऊर्जा क्षमता ब्यूरो। देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसे हम लोग बीईई द्वारा संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, बढ़ाने की बात की जा रही है, इनहैंस करने की बात की जा रही है, के तहत ऊर्जा के सदुपयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई एक प्रमुख योजना है। नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसे हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा की दक्षता कैसे बढ़ेगी, उस पर काम करना है। इसीलिए ये प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना शुरू की गई है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये बिल्कुल डी सही है, ऊर्जा से संबंधित। वन मोर मैचिंग क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाल ही में समाचारों में आए पद और संबंध। ये आर्कटिका एम, सॉरी फ्रेंड्स ये एम है, ये नहीं है, छूट जाता है कुछ ना कुछ। एम, आर्कटिका एम रूस का आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी उपग्रह है।
द लॉन्ग मार्च 5B चीनी अंतरिक्ष रॉकेट है। डेमो 1 नासा एवं स्पेस एक्स कंपनी का संयुक्त मिशन है। कौन सा सुमेलित है हमें ये बताना है। 1 2 1 3 3 1 2 एंड 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों बिल्कुल सही है। आर्कटिका M ये रूस का आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी उपग्रह है। ये अभी मतलब ये भेजा नहीं गया है, अभी ये भेजा जाएगा। द लॉन्च मार्च भी 5B ये अंतरिक्ष रॉकेट ये भेज दिया गया है। डेमो 1 ये नासा एवं स्पेस एक्स कंपनी का संयुक्त मिशन है, बिल्कुल सही। स्पेस एक्स फ्रेंड्स नाम सुना सुना लग रहा है। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, USA में है, उसके साथ नासा का कॉम्बिनेशन है। और एलन मस्क यानी कि स्पेस एक्स की कंपनी का US में है और उसका हेड क्वार्टर जिसे हम लोग बोलते हैं वो कैलिफोर्निया में है। आर्कटिका M देखिए ये M है, वहाँ A था, छूट गया। ये डी ऑप्शन सही है। रूस का एक उपग्रह है जिसे आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह को फ्रेगेट बूस्टर के साथ देखिए सोयूज 2.1B रॉकेट का उपयोग करके इस वर्ष के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। किस रॉकेट का यूज किया जा रहा है फ्रेंड्स, वो भी याद रखेंगे, सोयूज 2.1B। और इस वर्ष 2020 के लास्ट तक इसे लॉन्च किया जाएगा। द लॉन्ग मार्च 5B एक चीनी अंतरिक्ष रॉकेट है जिसे चीन ने हैनान प्रांत, किस प्रांत से किया फ्रेंड्स, याद रखेंगे, हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मैंने बोला ये लॉन्च किया जा चुका है मतलब भेजा जा चुका है। यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों की एक दल को भेजने की तैयारी बना रहा है। कब से कब तक, 2022 तक। ये दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा, नासा के डेमो 1 मिशन को देखिए स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। डेमो 1 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च की जाने वाली पहली नॉन क्रू मानव रहित परीक्षण उड़ान थी। वर्तमान में स्पेस एक्स और बोइंग कंपनी नासा के अंतरिक्ष टैक्सी प्रदाता है। तो ये बोइंग कंपनी भी है और स्पेस एक्स के साथ इसको किया गया है, लेकिन बोइंग कंपनी भी नासा के साथ काम करती है। बोइंग कंपनी भी US की है फ्रेंड्स, और इसके संस्थापक का नाम भी बोइंग ही था और ये इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है। ओके फ्रेंड्स, स्पेस एक्स का कैलिफोर्निया और बोइंग का शिकागो, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन मैपिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैप के बारे में है। यह एक ऐतिहासिक समुद्री व्यापार मार्ग है जो रूस को जापान से जोड़ता है, क्या ये बात है। स्पार्टली द्वीप और कुरिल द्वीप इस पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है, क्या ये बात है। वर्तमान में इस नॉर्थ वेस्ट पैसेज पर रूस का अधिकार है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो देखिए फ्रेंड्स, रूस इसके आसपास दिखता जरूर है लेकिन जापान तो बहुत दूर है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो ये फर्स्ट ही स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो ये नहीं पूछा है, वो बिल्कुल सही हो गया। स्पार्टली द्वीप और कुरिल द्वीप इस पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है, नहीं, बिल्कुल नहीं, महत्वपूर्ण बंदरगाह नहीं है। और नॉर्थ, जब यहाँ पर रूस नहीं होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी रूस नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ये मैथ के द्वारा देखा जा गया है। देखिए ये रशिया के आसपास दिखता जरूर है, पर यहाँ से नॉर्थ वेस्ट पैसेज स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। देखिए आइसलैंड, ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अलास्का, कनाडा, ये सब है यहाँ पर, उत्तरी अमेरिका मतलब। लेकिन रशिया या फिर बोला जाए जापान, ये सब बहुत दूर है, यहाँ पे नहीं। ओके फ्रेंड्स, आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन डी, तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आइए आंसर देखते हैं। देखिए व्याख्या में लिखा है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज उत्तरी अमेरिका देखिए महाद्वीप का एक ऐतिहासिक समुद्री मार्ग है। यह आर्कटिक द्वीप समूहों से होकर अटलांटिक महासागर से पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर तक के मार्ग को प्रतिबिंबित करता है। देखिए आर्कटिक द्वीप समूह से लेकर अटलांटिक, यहाँ पर आर्कटिक है और यहाँ पे अटलांटिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है और पैसिफिक ओशन से भी जोड़ता है। यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी तट के साथ कनाडा के आर्कटिक द्वीप, मैंने दिखाया आपको, वहाँ पे कनाडा है,
समूह के जलमार्गों से होते हुए आर्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर जाने का समुद्री मार्ग है। कनाडा से होकर जाता है फ्रेंड्स। देखिए, नॉर्वे और साइबेरिया के आर्कटिक तटों से संलग्न पूर्वी मार्गों को तदनुसार पूर्वोत्तर मार्ग कहा जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यहाँ नॉर्वे और साइबेरिया है फ्रेंड्स, और वहाँ रूस और जापान था जो बिल्कुल गलत था। कुरिल रूस के सखालिन ओब्लास्ट, देखिए सखालिन ओब्लास्ट में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है जो उत्तर पूर्व में जापान के होकाइडो से लेकर रूस के कमचटका प्रायद्वीप तक लगभग 1300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर से ओखोटस्क सागर को पृथक करता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, यह उत्तरी प्रशांत महासागर को ओखोटस्क प्रशांत महासागर से प्रशांत महासागर से ओखोटस्क सागर को पृथक करता है। तो ये कुरिल द्वीप वहां पर बिल्कुल नहीं होने वाला है, और ये रूस में है। मैंने पहले ही बोला रूस तो एकदम अलग हो गया है। स्पार्टली द्वीप चीन सागर, देखिए फ्रेंड्स कहाँ है, यहाँ स्पार्टली द्वीप कहाँ है, चीन सागर में। तो ये वहां पे कैसे जाएगा? विवादित द्वीप समूह है। चीन द्वारा वर्ष 1958 की घोषणा पत्र में 9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना दावा किया गया है। चीन के इस दावे से वियतनाम के स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह 9 डैश के लाइन के अंतर्गत समाहित हो गए हैं, जो चीन और वियतनाम के बीच विवाद का प्रमुख कारण है। और ये जापान से लेकर ऐसे चीन तक फ्रेंड्स ऐसे सर्कल बनाते हुए 9 डैश जाता है, जो इसके लिए है यहाँ पर, और वियतनाम के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि चीन सारे 9 डैश में अपना अधिकार जमाना चाहता है और उसका क्लेम भी करता है। और जापान, जबकि जापान अपना क्लेम करता है, वियतनाम अपना क्लेम करता है, तो ये विवादित क्षेत्र है जो 9 डैश है। कनाडाई सरकार का कहना है कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज कनाडाई आंतरिक जल क्षेत्र का हिस्सा है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न यूरोपीय देशों का दावा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जल डमरू मध्य एवं पारगमन मार्ग है। ओके, जो मुक्त एवं बिना, इसे जल डमरू मतलब वाटर स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, बिना अनुमति वाले मार्ग को प्रशस्त करता है, इसलिए यह एक विवादित मार्ग है। तो ये ऑप्शंस हो गए फ्रेंड्स। तीनों कथन गलत है, ये याद रखिए। लोक लेखा समिति, मैंने अभी पिछले सेशन में आपको बताया है पब्लिक अकाउंट के बारे में। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति, यहाँ लेखा होगा, लोक लेखा समिति में केवल लोकसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है। दूसरा है, यह समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करती है। यह समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो उस दिन मैंने बहुत क्लियर बताया था फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा, और मैंने हिंट भी दिया है कि अगर केवल हुआ, सभी हुआ, सर्वश्रेष्ठ हुआ, इस तरह से कि स्टेटमेंट्स को हम लोग डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं। तो यहाँ पे केवल का तो सवाल ही नहीं उठता। केवल प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य रहते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने साफ साफ आपको बताया था। तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड कर सकें या सेशंस को ध्यान से देखते हो तो आप आसानी से आंसर कर लेंगे। अगर ये फर्स्ट गलत हो जाता है तो देखिए 3 ऑप्शंस कट जाते हैं, बचता है सिर्फ बी, 2 और 3 जो बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा अथवा जांच करने वाली समिति है, व्यय को देखती है फ्रेंड्स। इस जांच का आधार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जिसे हम लोग बोलते हैं, की रिपोर्ट होती है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार वर्ष 1921 में हुआ था। अधिनियम है 1919 का फ्रेंड्स, लेकिन सबसे पहले हुआ कब था ये लागू 1921 में। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। टोटल 22 होते हैं, 15 + 7।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करना महामारी रोग अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अधिनियम है, कोई भी प्रावधान बनाया गया है तो उसका उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध होता है। नहीं होता ऐसा बिल्कुल नहीं है, होता है। तो ये गलत हो गया फर्स्ट में। अगर ये गलत है तो फिर देखते हैं दूसरा क्या है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, ये तो किसी भी तरह से मान्य नहीं होगा। आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, और खास करके अगर वो आपकी देखरेख कर रहे हैं। महामारी का समय होता है कि सब कोई हम लोग एक आम जनता जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर स्वास्थ्य कर्मियों पर ही टिके होते हैं। तो अगर हम लोग उनसे दुर्व्यवहार करेंगे तो वो दंडनीय होगा। तो ये दोनों गलत है, इसलिए ना तो एक ना तो दो, सही कोई भी नहीं है। और इसके लिए हमारे देश में अधिनियम भी है जो आज़ादी से बहुत पहले बनाई गई थी। सॉरी, देखिए ये डी है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के अनुसार, देखिए ये कब का अधिनियम है? 1897, बहुत पहले का, ब्रिटिश टाइम के है। लेकिन क्योंकि ये अधिनियम सही है इसलिए इसे आज तक जारी रखा गया है। जब यह निश्चित हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है, तथा राज्य सरकार यदि यह समझती है कि मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी जिन्हें उस समय रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे। जैसे भी कोविड-19 का चल रहा है फ्रेंड्स, एपिडेमिक जो आया हुआ है, तो इस टाइम भी बहुत से एरियाज में देखे गए हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, या फिर उनको जब जांच के लिए ले जाया जाता था, जब स्वास्थ्य कर्मी जाते थे तो उस एरिया में उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। तो ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे अधिनियम के खिलाफ है, उनको सजा भी हो सकती है। अधिनियम की धारा 3 में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले दंड के प्रावधान है। ये धारा 3 में है, जब जो उन्हें उल्लंघन करेगा तो उनको दंड दिया जाएगा। धारा 3 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, देखिए फ्रेंड्स, भारतीय IPC, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी। इसमें 1 महीना से लेकर 6 महीना तक की सजा, कैद और 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो कथन एक सही नहीं है। ये कम से कम 1 महीना और अधिकतम 6 महीना और जुर्माना 1000 रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 एपिडेमिक डिसीज एक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं EDA, में संशोधन करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है। ये पहले था फ्रेंड्स, देखिए 1897 में, फिर जब 1897 में इसे गैर जमानती बना दिया गया है। अतः कथन दूसरा सही नहीं। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति NBCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। समिति जैव ईंधन कार्यक्रम में समन्वय तथा आवश्यक निर्णय लेने का कार्य करती है। समिति की अध्यक्षता केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा की जाती है। समिति के प्रतिनिधियों की संख्या 10 से अधिक होती है। कौन सा सही है, हमें ये बताना है फ्रेंड्स। केवल 1 और 2, 2 और 3, और 1 और 3, 1 2 3। फ्रेंड्स ये तीनों बिल्कुल सही है। देखिए आंसर, ये डी बिल्कुल तीनों सही है। समिति जैव ईंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं प्रभावी निगरानी की दिशा में समन्वय तथा आवश्यक निर्णय लेने का कार्य करती है। कथन एक सही है। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति NBCC की अध्यक्षता केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा की जाती है। कथन दूसरा सही है। समिति के में देखिए 10 से अधिक बोला गया है, यहाँ 14 अन्य मंत्रालय एवं विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वहां बोला गया 10 से अधिक, तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती एवं सेवा संबंधी मामले देखता है।
जो ये जॉब्स या फिर बोला जाए नौकरियां जो लगती हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में बोला गया है। और ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत जो आता है उसके बारे में पूछा गया है। उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सा शामिल है ये हमें बताना है। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय लोक सेवाएं, केंद्र के अधीन नागरिक पद, सभी सैन्य सेवाएं, संसद सचिवालय के कर्मचारी। कौन सा सही है उत्तर हमें ये बताना है। 1 2 3 4 2 3 5 1 2 5 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा तो बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल आता है ये। केंद्रीय लोक सेवाएं भी आती हैं, केंद्र के अधीन नागरिक पद भी आता है, लेकिन ये सैन्य सेवाएं नहीं आती फ्रेंड्स, ये डिफेंस का मामला है। संसद सचिवालय के कर्मचारी भी इसमें नहीं आते। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 एंड 3। देखिए फ्रेंड्स, ये डी है, 1 2 एंड 3। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखिए 323A के तहत की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र व राज्य की लोक सेवाएं, सर्विस कमीशन फ्रेंड्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। इन सब में जो भी डिस्प्यूट हो या फिर जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए ये स्थापना कर सकती है। इसके अधिकार ये याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ पर लोक सेवा, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगम तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में। ओके फ्रेंड्स, इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय लोक सेवाएं, केंद्र के अधीन नागरिक पद और सैन्य सेवाओं के केवल सिविल कर्मचारियों, देखिए फ्रेंड्स, केवल सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। हालांकि सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सदस्य ऊंचे सैन्य सेवाओं को याद रखें, सिविल कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 12, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री खनन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह भारत एवं यूके की एक संयुक्त परियोजना है। इसे भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित किया गया है। कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? देखिए 1 and 2, 2 and 3, 1, 1, 2 and 3। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 बिल्कुल गलत है। ये यूके एंड इंडिया का है, बिल्कुल सही है, और ये भी सही है। तो ये गलत हो गया, हमसे गलत पूछा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये खनन से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स, है ना। आइए देखते हैं। बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट बंगाल की खाड़ी से संबंधित, देखिए मॉनसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों एवं मौसम संबंधी अन्य पूर्वानुमानों की सटीक भविष्यवाणी के लिए शुरू किया गया है। सटीक भविष्यवाणी के लिए किया गया है। तो ये तो खनन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं, मैंने बोला आपको कथन एक सही नहीं है। बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट भारत एवं यूके की एक संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। इसमें बेंगलुरु स्थित देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एवं यूके स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की एक टीम कार्य कर रही है। ये दोनों के टीम रहेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। कथन 2 सही है। इस परियोजना को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एवं ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद, नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल द्वारा वित्त पोषित यानी फाइनेंस किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। गरुड़ पोर्टल फ्रेंड अभी कोविड-19 के चलते ये भी न्यूज में रहा है। तो ये किस विषय संबंधित है बताना है। शिक्षा, रेल संचालन, ड्रोन संचालन तकनीक। शिक्षा से रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स, मैंने अभी बोल दिया। कोविड-19 चलते ये न्यूज में रहा है। तो ये अभी ड्रोन संचालन है, ये ड्रोन से रिलेटेड है। तकनीक भी अभी तकनीक के अंदर भी ड्रोन नहीं आता है, लेकिन ये ड्रोन से रिलेटेड है। ओके, आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए सी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसे हम लोग DGCA ने गरुड़
नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ का पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। देखिए फ्रेंड्स, ये डी में ही ड्रोन्स छुपा हुआ है। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। गरुड़ पोर्टल देखिए, कोविड-19 से संबंधित उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। क्रय प्रबंधन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय प्रबंधन सूचकांक परचेज मैनेजर इंडेक्स विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। 50 अंक से ऊपर का आंकड़ा व्यावसायिक गतिविधियों में गिरावट को दर्शाता है। क्रय प्रबंधक सूचकांक को पीएमआई को 0 से 100 के सूचकांक पर मापा जाता है। कौन सा सही है हमें बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है पहला वाला। 50 अंक से ऊपर का आंकड़ा व्यवसायिक गतिविधि में गिरावट नहीं, उसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। और ये अगर 2 गलत हो जाता है तो देखिए 1 और 3 बचता है, तो ये सही है। ये 100 तक के पर माप को मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये सी है, 1 और 3 आर करेक्ट। क्रय प्रबंधन सूचकांक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मैंने बोला था, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है। पीएमआई की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों हेतु अलग अलग की जाती है, जिसके पश्चात एक समग्र सूचकांक को तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही है। 50 से ऊपर का आंकड़ा व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा देखिए संकुचन को, जब नीचे होगा मतलब 0 to 50 वो संकुचन है और 50 to above 100 तक वो विकास है। तो दूसरा गलत हो गया। क्रय प्रबंधन सूचकांक को 0 से 100 तक मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है। हमारा आज का 15वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाइपोक्सिया के संदर्भ में, ये एक बीमारी से रिलेटेड है, के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा कथन, विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है। सामान्य तौर पर धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा 75 mmHg से कम होना चाहिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। हाइपोक्सिया एक रक्त और शरीर ऊतकों, ये बिल्कुल सही फ्रेंड्स। एक हम लोग अगर नॉर्मल देखें, नॉर्मल जो एक नॉर्मल इंसान का जो पल्स चलता है फ्रेंड्स, वो भी 75 में ही होता, वो 1 मिनट में 90 देखा जाता है पल्स की काउंटिंग। तो अगर हम उससे भी देखें तो ये 75 तो से कम बिल्कुल भी नहीं होगा, 75 से कम नहीं होता है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। मैं एक नॉर्मल व्यू आपको बता रही हूँ कि हम लोग जब पल्स भी देखते हैं तो उसकी काउंटिंग कितनी होती है। तो यहाँ जब एक बीमारी के बारे में बोला जा रहा है तो 75 से कम कैसे हो सकता है। तो हमारा दूसरा गलत है, केवल 1 सही। देखिए ये ए है। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है। सामान्यतः हाइपोक्सिया पूरे शरीर या शरीर के कुछ हिस्से को प्रभावित कर सकता है। कथन 1 सही है। सामान्य तौर पर धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा देखिए 75 से 100, ना कि 75 से कम, mmHg तथा पल्स ऑक्सीमीटर की माप में 90 to 100% होता है। ओके फ्रेंड्स, पल्स ऑक्सीमीटर का 90% से कम होना चिंताजनक मानक होता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति सुस्ती, भ्रम, मानसिक तौर पर अस्वस्थ महसूस करता है। पल्स ऑक्सीमीटर की माप का स्तर 80% से कम होने से शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं, इसलिए दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी समाचारों में और इससे संबंधित
जो दिए हुए हैं उसके तथ्य है। अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है क्या ये? ई कोवरसेंस कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक बायोसेंसर है। डेमो 2 नासा एवं स्पेस एक्स कंपनी का संयुक्त मिशन है। कौन सा ये सही है हमें बताना है। फ्रेंड्स ये तीनों भी फिर से सही है। डेमो 1 भी आपको याद होगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। डेमो 1 भी है नासा स्पेस एक्स की और डेमो 2 भी है, और ये दोनों भी बिल्कुल सही है। देखिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट। अतुल्य एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है जिसे पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 वायरस को विघटित करने के लिए विकसित किया है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, याद रखेंगे फ्रेंड्स, किसने विकसित किया है ये? इसने विकसित किया है अतुल्य नाम से। कोविड-19 वायरस 56 to 60 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा में अतुल्य के यानी डिफरेंशियल हीटिंग से विघटित हो जाएगा। इतने मात्रा में तापमान चाहिए, हाई 56 to 60। ई कोवसेंस एक बायोसेंसर है जो लार के नमूनों में कोविड-19 का पता लगा सकता है। देखिए जैसे जिससे कोविड-19 की अभी जो टेस्टिंग चल रही है वो इसी से होती है फ्रेंड्स, स्लेब से, तो उसी के बारे में बोला गया है। इसे हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। ये भी दूसरा भी सही है। कहाँ विकसित हुआ है फ्रेंड्स, वो नाम प्लीज याद करेंगे या नोट डाउन कर लीजिएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स कंपनी 27 मई 2020, ये तो बिल्कुल रिसेंट न्यूज है फ्रेंड्स, को डेमो 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगी। इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। देखिए किस रॉकेट का उपयोग किया जा रहा है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, इसमें दूसरा है और उसमें दूसरा है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। फाल्कन 9 डेमो 2 में है, सॉरी। बेहन केन और हर्ले जिन्हें डेमो 2 मिशन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर 1 से 4 महीने तक वहां रहेंगे। ये 2 बंदे वहां पे जाएंगे फ्रेंड्स, बेहन केन और हर्ले, ये नाम याद रखेंगे। जिस तरह से जान में जाने वाले दोनों व्यक्तियों का नाम याद है उसी तरह से ये भी है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये योजना है, यह उद्देश्य किस उद्देश्य से किया गया है? वनीकरण हेतु अप्रयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, प्रत्येक गांव तक पाइपलाइन द्वारा पेयजल पहुंचाना, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल आधारित अवसंरचना का निर्माण। कौन सा सुमेलित है हमें ये बताना है। 1 और 2, 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये प्रत्येक गांव तक पाइपलाइन वाला काम नहीं कर रहा है। ओके, ये कृषि के लिए मतलब जल संग्रहित करने का काम करता है, लेकिन ये पाइपलाइन वाला काम नहीं करता है। तो 2 कट हो गया तो हमारा 1 और 3 बचा। यहाँ ऑप्शन 3 भी है, लेकिन 1 और 3 आर करेक्ट। आइए देखते हैं, देखिए ऑप्शन बी में है 1 और 3, वो सही है। बिरसा हरित ग्राम योजना BHGY, बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक, ये याद रखें फ्रेंड्स, स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है, कितने जमीन की बात या भूमि की बात की गई है, से अधिक अप्रयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना है। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। सारा काम एक परिवार को करना है फ्रेंड्स, लेकिन उसका भूमि का स्वामित्व, ओनरशिप जो होगी लैंड की, वो सरकार की होगी। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना NPJSY जिसे हम लोग बोलते हैं, का उद्देश्य जल संरक्षण, देखिए जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना है। मैंने बोला कृषि के लिए जल संग्रह करने का काम करती है, इसलिए ये पाइपलाइन से संबंधित नहीं है। वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास स्कीम, इसके अंतर्गत
जो आता है फ्रेंड्स खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति यानी कि खेल आधारित अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जाएगा। ग्रामीण रोजगार किसके साथ जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स? ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत झारखंड की सभी 4300 पंचायतों यानी कि 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाने की योजना है, इसलिए तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स, यह उत्तर पश्चिम दक्षिण और दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश से घिरा हुआ, देखिए उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी सीमाएं भारत के केवल दो अन्य राज्यों से मिलती है। यह मिजो लुशाई जनजाति और साथ ही जम्पुई पहाड़ी क्षेत्र में रियांग जनजाति द्वारा अधिवासित है। ये किस राज्य से संबंधित है हमें बताना है। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। मिजो देखकर फ्रेंड्स मिजोरम नहीं लगाएंगे, बहुत सारा हिंट होता है लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा केवल भारत के दो राज्यों यानी कि असम और मिजोरम से मैच टच करते हैं, बाकी उसके चारों तरफ ये बांग्लादेश टच करता है। देखिए फ्रेंड्स ये बी है, ये बिल्कुल सही है। मिजोरम त्रिपुरा है इसका आंसर। पूर्वोत्तर भारत का त्रिपुरा राज्य, देखिए फ्रेंड्स बांग्लादेश, मिजोरम और असम के साथ सीमा साझा करता है, ये 3 है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 856 किलोमीटर है। 3 साइड से घिरा हुआ फ्रेंड्स, तो इसका लंबाई भी ज्यादा होगा। यह राज्य शेष भारत से NH44 द्वारा जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे 44, जो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों से होकर गुजरता है। लेकिन इसमें मिजोरम और असम की बाउंड्री ही टच करती है, ये याद रखेंगे। यहाँ निवास करने वाली मुख्य जनजातियां लुशाई, मोग, भील, भूटिया, चकमा, गारो, खासिया, कुकी, लेपचा, नोआतिया, ओरंग, रियांग आदि हैं। देखिए फ्रेंड्स इतनी सारी जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2020 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम जर्नलिज्म ऑफ करेज थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। कौन सा सही नहीं है हमें बनाना है फ्रेंड्स। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जर्नलिज्म ऑफ करेज नहीं है, ये है फेयर एंड फेवर, इस टाइप का कुछ है, मतलब निडर होकर जर्नलिज्म करना, इस टाइप की थीम थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, ये 142वां स्थान है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पिछले बार से ये घट गया है, मतलब पिछले बार 140 था, अब 142 हो गया है और ये आयोजन भारत में नहीं किया जा रहा है। तो 1 and 3 देखिए फ्रेंड्स सबसे गलत पूछा है 1 and 3, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ये सी है। 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, याद रखेंगे 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का थीम देखिए भय अथवा पक्षपात के बिना यानी जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर, निडर होकर को चुना गया था, तो ये सही नहीं है। वर्ष 2020 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि बीते वर्ष भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था, 140th पोजीशन पे था, इसलिए कथन 2 सही है। नीदरलैंड और यूनेस्को द्वारा, देखिए फ्रेंड्स ये नीदरलैंड के हेग में किया जाएगा, ना कि भारत में किया गया। वर्ष 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता मिलकर इसकी क्या बोलते हैं मेजबानी या फिर होस्टिंग जो करेंगे वो नीदरलैंड और यूनेस्को होगा। सम्मेलन फ्रीडम कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे और यह सम्मेलन 18 से 20 अक्टूबर मतलब 18, 19 और 20 3 दिन नीदरलैंड के हेग शहर में आयोजित किया जाएगा। तो भारत में ये नहीं है, अभी 20 अक्टूबर होने वाला है।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी और यह किस लिए की गई थी? ए, वर्ष 1850 से अब तक की आधुनिक कलाकृतियों को संकलित एवं संरक्षित करता है। अपनी स्थापना से अब तक की आधुनिक कलाकृतियों को संकलित एवं संरक्षित करता है। 20वीं शताब्दी से अब तक की आधुनिक कलाकृतियों को संकलित एवं संरक्षित करता है। डी है, वर्ष 1857 से अब तक की आधुनिक कलाकृतियों को संकलित एवं संरक्षित करता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड, जब भी हम लोग ईयर बुक जो इंडियन गवर्नमेंट की होती है ईयर बुक को ओपन करते हैं उसके कला एवं संस्कृति के क्षेत्र को, ये लेसन को, तो उसमें सबसे पहले यही दिखाया जाता है। तो इसमें हम आसानी से, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ मिलता है आपको जब भी हम लोग संग्रहालय के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर बुक में ये साफ साफ लिखा है, तो इसका ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही है। कोविड-19 की वजह से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, देखिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NMGA को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, इसे अभी बंद कर दिया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने संग्रह की कुछ देखी गई और कुछ अनदेखी दुर्लभ कलाकृतियों को प्रस्तुत के लिए वर्चुअल कार्यक्रम NGMA के संग्रह से प्रस्तुत करेगा। नाम क्या है फ्रेंड्स? देखिए NGMA के संग्रह से। ये वर्चुअल है फ्रेंड्स, क्योंकि लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 लॉकडाउन के चलते इसे अभी नहीं खोला गया, तो इसे वर्चुअली इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्ले किया जाएगा। इस संग्रहालय की स्थापना 29 मार्च 1954 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 1954 है तो उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये याद होना चाहिए। और गणमान्य कलाकारों एवं कला प्रेमियों की उपस्थिति में देश के उपराष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यहाँ पर नीचे में छूट गया है, एस राधाकृष्ण द्वारा औपचारिक रूप से की गई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्यों में वर्ष 1850 से अब तक की आधुनिक कलाकृतियों आधुनिक कलात्मक वस्तुओं को संकलित करना एवं उनका संरक्षण करना है। देश और विदेशों में विशिष्ट प्रदर्शनियों का आयोजन, कला से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना शामिल है। अतः विकल्प ए सही है। तो ये हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही फ्रेंड्स। ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट में अपने सजेशंस जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।